हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यानी इस बार कक्षा 10 के सिलेबस से जैव विकास टॉपिक को हटा दिया गया है और केवल आनुवंशिकता के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। केवल और केवल हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, यानी लक्षण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और लक्षणों का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं, यानी लक्षणों का निर्धारण कौन करता है, क्या जीन है, क्या वंशगत लक्षण है, किस प्रकार से मेंडल ने प्रयोग किए। सारा का सारा अध्याय केवल और केवल एक ही क्लास में पूरा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा पूरी क्लास में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ, और इस अध्याय को पूरा का पूरा आप समझेगा। एक एक एनसीईआरटी की लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ में आपका जो पूरा अध्याय है वो याद भी हो जाएगा। तो अध्याय को स्टार्ट करने से पहले हम एक वर्ड को समझ लेते हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता। यानी इस आनुवंशिकता शब्द का मतलब ये है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। यानी इस शब्द का मतलब है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो आनुवंशिकता तो कहलाता है, लेकिन इन लक्षणों को ले जाता कौन है? तो इन लक्षणों को ले जाने में सहायता करता है जीन। कौन सहायता करता है? देखो एक वर्ड है जिसका नाम है जीन। ये जीन क्या है भाई? जीन एक आनुवंशिकता की बोल सकते हैं इकाई है। यानी ये लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है? ले जाता है। अर्थात जिस प्रकार से जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से आनुवंशिकता की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है जीन। तो आपको वो जीन के बारे में इतना ध्यान रखना है। और जीन कहाँ पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है कि जीन मनुष्य के, मान लो कोई भी जीव है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई और भी जीव हो, उस जीव के शरीर में पाई जाती है कोशिकाएं। क्योंकि आपको पता ही है पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। तो उस कोशिका में होता है केंद्रक, केंद्रक में होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र प्रत्येक जीव में अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। यानी मनुष्य की बात करते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। आगे इन गुणसूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है अभी तो जीन के बारे में कि प्रत्येक जीव की जो कोशिका है उसकी कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र पे लगे होते हैं, गुणसूत्र लगा होता है डीएनए, और डीएनए का छोटा खंड क्या कहलाता है? जीन। वैसे इतना जीन के बारे में ध्यान रखना है, उससे आगे आपको एक बार के लिए नहीं जाना है। तो स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। कुछ ऐसे ऐसे इस अध्याय में शब्द आने वाले हैं जिनके बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो इस अध्याय को हम पढ़ते हैं एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये अध्याय है वो पूर्ण तरीके से कंप्लीट होगा। तो आप जान गए कि आनुवंशिकता क्या है, जीन क्या है, किस प्रकार से ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अब इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इसमें अध्याय में आएगा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में कुछ कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी लैंगिक जनन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। तो ये क्या है लैंगिक जनन और क्या है अलैंगिक जनन? तो लैंगिक जनन की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, ये ध्यान रखना। और लैंगिक जनन में इसके बारे में पहले तो आप पढ़ चुके हो कक्षा 8, 9 इस मर्जे को। अभी तो इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि लैंगिक जनन में
दो जीव भाग लेते हैं, नर एवं मादा, और अलैंगिक जनन में एक ही जीव भाग लेता है। अब अगर बात हम विविधता की करते हैं, विभिन्नता की करते हैं, तो लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना। और अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है, यानी न के बराबर में मिलती है। कभी कभी क्या होता है, उसके डीएनए में त्रुटियां आ जाने से हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में इतना ही ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर लैंगिक जनन होता है मनुष्य के अंदर, आपको पता ही है, मनुष्य के अंदर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, और दोनों भाग लेते हैं सहवास की क्रिया यानी सेक्स की क्रिया के द्वारा संतति उत्पन्न करते हैं। जो संतति उत्पन्न हुई है, वो संतति उस संतति में माता और पिता के दोनों के लक्षण आए। यानी सीधी सी बात है, बोल सकते हैं कि माता पिता के दोनों के लक्षण आए तो क्या संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी? क्या होगी? अवश्य। तो अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, यानी न के बराबर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। कभी कभी आनुवांशिक जो पदार्थ है डीएनए, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां आ जाती है, तब जाके अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। विभिन्नताएं मतलब अलग अलग प्रकार के जो लक्षण है, इनकी बात करें तो अलैंगिक जनन में आपको देखना है कि गन्ने का एक खेत होता है, उस गन्ने के खेत में आप देखते हैं कि प्योर एकदम जो जितने भी पौधे होते हैं गन्ने के, वो एकदम सारे के सारे एक समान दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें अलैंगिक जनन होता है, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। और एक आपको अलैंगिक जनन के बारे में इतना ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है क्लोन। क्लोन का मतलब है कि पैतृक से संतति का जो जो संतति का लक्षण है वो पैतृक से क्या करना, मिलना। यानी हूबहू जिस प्रकार से पैतृक है, संतति भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। यानी गन्ने के खेत में सारे के सारे पौधे क्या होते हैं, लगभग एक समान होते हैं। विभिन्नताएं बहुत कम देखने को मिलती है क्योंकि उसमें जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। अब हम इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा हमें प्रत्येक लाइन को एकदम एक्सप्लेन करना है एनसीईआरटी की, तब जाके हमारा टारगेट पूरा होगा, वरना कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव वेष्टि उत्पन्न होती है। यानी जनन की प्रक्रिया का मतलब ही क्या है? जनन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। यानी जनन कहते हैं किसे? जनन से कहता है पैतृक से संतति, मतलब पैतृक से संतति का जन्म होना, किसी क्या कहता है? जनन कहता है। यानी जनन मान सकता है कि नर और मादा जनन की क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया के फलस्वरूप एक नई संतति का निर्माण होता है ना, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। तो जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं, हमने ये चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो मैं पहले ये बता चुका हूं कि अलैंगिक जनन में अगर गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती है? क्या नहीं, हमें बहुत ही कम विभिन्नताएं देखने को मिलती है गन्ने के खेत में। तो देखो, मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती है। इस अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न है वंशागत होती है। यानी इस अध्याय में उन क्रियाविधियों का हम अध्ययन करने वाले हैं जिनके कारण विभिन्नताएं, यानी वेरिएशन बोल सकता है इंग्लिश में, विभिन्नताएं उत्पन्न है वंशागत होती। वंशागत का मतलब क्या है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यही क्या कहलाता है? वंशागत कहलाता है। विभिन्नताओं के संचयन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आप जाहिर सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या अलैंगिक जनन महत्वपूर्ण है या लैंगिक जनन? तो सीधी सी बात है कि लैंगिक जनन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और आपको पता है कि जैव विकास
करने के लिए यानी जीवों का विकास करने के लिए विभिन्नताएं उत्पन्न होना क्या है, जरूरी है। यानी विभिन्नताएं तो उत्पन्न होनी जरूरी है ताकि नई नई जाति का विकास है वो हो सके। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी जब जनन की क्रिया होती है ना उस दौरान विभिन्नताओं का क्या होता है, संचयन हो जाता है। यानी लक्षण जनन के दौरान ही संति में आ जाता है। ये मान लेते हो कि जब नर और मादा मैथुन की क्रिया करते हैं तो उस दौरान जब जनन की क्रिया होती है, यानी आपको पता है कि युग्मक मिलके एक युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज निषेचन की प्रक्रिया के दौरान युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है। यानी इस भ्रूण के अंदर कहीं ना कहीं माता और पिता दोनों के लक्षण आए हैं। तो किस प्रकार से विभिन्नताओं का संचयन होता है, जानते हो आप संचयन यानी लक्षण आना। तो अब देखो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक विकल्प डिजाइन एवं कुछ अन्य विविधताएं प्राप्त होती है। अब देखो मान लो अगर किसी के पिताजी हाइट में बड़े हैं और माताजी हाइट में कम है तो कहीं ना कहीं आपको जो उनकी संतान है उनके लक्षण उस संतान में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर दो जीव भाग लेते हैं ना, तो उन दोनों जीवों के लक्षण है वो संतति के अंदर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये लक्षण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आ रही विभिन्नताएं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 9.1 में इस स्थिति को दर्शाया गया जबकि केवल एकल जीव जनन करता है। अब देखो चित्र 9.1 है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि केवल ऊपर एक ही जीव है। तो हमने पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि केवल एक जीव किस जनन में भाग लेता है, वो लेता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यानी इसमें देखते हैं अलैंगिक का मतलब ही क्या है, यानी इसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं, लैंगिक भाग है नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें एक जीव होता है और इस जीव की विभिन्न विधियों के द्वारा एक जीव का दो जीव में 2 से 4 इस प्रकार से निर्माण होता है। तो इसमें देखो एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो रहा है, दो से कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख एक जीव से 2 का हो रहा है, इसमें विभिन्नताएं कम देखने को मिली है ना। तो इसमें देखो वापिस अब जाके 4 में से एक जीव ऐसा है जिसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंगिक जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न ज्यादा होती है और अलैंगिक जनन से विभिन्नताएं कम में उत्पन्न होती है, नहीं के बराबर होती है, मान सकते हो। तो अब देखो बात हम करते हैं जीवाणु की। दो जीवाणु उत्पन्न होता है यानी एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणाम होता है 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पुनः विभाजित होकर 4 व्यवस्थित जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समान न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। अब देखो हम पढ़ रहे हैं कि इस 9.1 में कि इस जीव के द्वारा एक जीव से 2 जीवों का निर्माण हुआ है और 2 से 4 जीवों का निर्माण हुआ है। तो जो 4 जीवों का निर्माण हुआ है वो जिस जीव से 4 जीवों का निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं इस 4 जीवों का और उस जीव के जितने भी लक्षण है वो हमें समान देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं उसके जब डीएनए में न्यून त्रुटियां आ जाती है उसके कारण कुछ लक्षण है वो परिवर्तित हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। परंतु यदि लैंगिक जनन होता हो तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। इसके विषय में हम आनुवांशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे। अब देखो हम ये उदाहरण ये देखते हैं तो ए लैंगिक जनन का है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, यानी पैतृक संतति के अंदर लक्षण आते हैं ना। तो ए लैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम देखने को मिलती है, धारणा और मिलेगी कब, जब उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उसके न्यून त्रुटियां आ जाती है कभी कभी किसी कारण से, तब जाके हमें जो विविधताएं हैं ये देखने को मिलती है। क्या किसी स्पीशीज में सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्राकृतिक विविधता के आधार पर हम विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है।
अब देखो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, यानी अलैंगिक जन्म के बारे में देख लो, चाहे लैंगिक जन्म में, इसमें क्या सभी जीव एक जगह रह सकते हैं क्या? नहीं। यानी हर एक जीव में अगर विविधता है तो वो अनुकूलित है किसी भी जगह रहने के लिए। यानी ये नहीं है कि सभी जीव एक गर्म मौसम में रहे, ये नहीं होता है। तो जो जीवाणु है ये अधिक गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, अधिक संभवित होता है। उनकी चर्चा में हम पहले कर चुके हैं कि पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जीव विकास परिक्रम का आधार बनाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आपने पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ल्स डार्विन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी चार्ल्स डार्विन जी ये कहते हैं कि जितना जीव ज्यादा योग्य है वो भी प्रकृति के अंदर राज करता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये ध्यान रखना। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास वर्ड आया है पाठ का, जिसका नाम है आनुवंशिकता। तो इस आनुवंशिकता का मतलब बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का एक ही मतलब है कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों का समान डिजाइन विकलांग का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। वंशागत का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि लक्षणों का, यानी माता पिता से लक्षणों का उनकी संतति में जाना, ये क्या कहलाता है, वंशागत लक्षण होते हैं। तो आनुवंशिकता का मतलब यही है। आइए इन नियमों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। अब देखो वंशागत लक्षण कैसे हैं, यानी वंश दर वंश पीढ़ी दर पीढ़ी ये लक्षण चलते रहते हैं। वंशागत लक्षण यानी माता पिता से संतति में लक्षणों का आना, कौन सा लक्षण कहलाएंगे, वंशागत लक्षण। ध्यान रखना। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है, हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। अब अगर जो जन्म लेने के बाद एक शिशु होता है ना, आप शिशु के बारे में जानते हैं कि शिशु में जितने भी मानव की आधारभूत लक्षण है ना, वो सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं। आधारभूत लक्षण मतलब जो एक मानव की बॉडी होती है, ये पूरी की पूरी, मान लो शिशु को देखते हैं तो हमें पता चलता है ना ये इस प्रकार का ये मनुष्य होना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके शरीर में जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है वैसे कहता है, तो कहीं ना कहीं हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यह पूर्व रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता था, मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। तो क्या मान लो कि अगर किसी पैतृक से, यानी नर और मादा ने जन्म की क्रिया की, युग्मनज बना, निषेचन के द्वारा युग्मनज से भ्रूण बना, भ्रूण से जब बच्चा ने जन्म लिया शिशु, शिशु को हम जब आधारभूत लक्षण देखते हैं ना तो मानव के समान होता है। लेकिन जब वयस्क होता है तो उनके लक्षण चाहे बाह्य आकार की हो, चाहे लंबाई हो, यानी उनका जो कलर हो, हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है। माता पिता से क्या थोड़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वो बहुत सारे के सारे लक्षण नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं विविधताएं देखने को मिलती है। हो सकता है कि बच्चा लंबा है, हो सकता है बौना है, तो हो सकता है पिता के लक्षण आगे हो प्रभावी, और हो सकता है माता के लक्षण आगे हो। तो कहीं ना कहीं हमें माता और पिता के दोनों लक्षण देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना भाई। अब देखो क्रियाकलाप है एक, इस क्रियाकलाप को ध्यान से देख लो थोड़ा। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपाली स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। अब कर्णपाली की बात करते हैं, कुछ की जो कर्णपाली है ना, ये नीचे वाला जो भाग होता है सब बोलता है कर्णपाली, ईयर लोब बोलते हैं। ये तो ईयर लोब है, कुछ की तो कान से जुड़ी हुई होती है और कुछ की स्वतंत्र होती है। तो हमें ये क्लास के अंदर अवलोकन करना है कि कितने विद्यार्थियों की जो कर्णपाली है ये जुड़ी हुई है, कितने विद्यार्थियों की स्वतंत्र है। तो इस क्रियाकलाप को करने का मतलब क्या है कि इस क्रियाकलाप के द्वारा हम देखेंगे कि अगर किसी की स्वतंत्र है तो हम उनके माता पिता को देखेंगे, तो हो सकता है उनमें भी स्वतंत्र हो सकती है कर्णपाली, जो ये लोब है ये स्वतंत्र हो सकती है। अगर किसी की जुड़ी हुई है कर्णपाली तो हो सकता है माता पिता में से किसी एक की कर्णपाली है वो जुड़ी हुई। प्रत्येक छात्र कर्णपाली प्रकार के उनके जनक से मिलाकर देखिए, जनक यानी माता पिता से। इस प्रेक्षण के आधार पर कर्णपाली की वंशागति के संभावित नियम का सुझाव है दीजिए, यानी हमें संभावना देखनी है कि कितने। अब ये देखो कान की जो स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली की बात करते हैं,
तो ये कान का जो निचला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? कर्णपाली कहते हैं, ईयर लोब। क्या बोलते हैं? ईयर लोब बोलते हैं इसे। इस ईयर लोब के बारे में ध्यान रखना है। तो अब देखो, लक्षणों की वंशागति के नियम और मेंडल का योगदान, यानी जो लक्षणों की वंशागति के नियम दिए किसने? ये ध्यान रखना, मेंडल ने दिए हैं। और मेंडल का आनुवंशिकता में क्या क्या योगदान है, इससे पहले मेंडल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेंडल है कौन भाई? अब देखो, मेंडल प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई और ये विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। ये ध्यान रखना, मेंडल कहाँ गए? विज्ञान और गणित विषय का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए? वियना विश्वविद्यालय। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, मेंडल ने आनुवंशिकता के जितने प्रयोग है ना, ये उद्यान मटर पर प्रयोग किए। उद्यान मटर यानी पायसम सटाइवम। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए, तो आपको लिखना है उद्यान मटर यानी पायसम सटाइवम। अध्यापन ने तो सर्टिफिकेट की परीक्षा में सफल होना, उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। अपने मोनेस्ट्री में वापस आ गए, मटर का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब देखो, उनकी जो सर्टिफिकेट की परीक्षा थी ना, उनमें मेंडल है वो असफल हो गए। लेकिन असफल होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनकी जो वैज्ञानिक खोज है ये दब गई। वो तो इनकी इच्छा थी कि मैं वैज्ञानिक बनूं। और अंत में उन्होंने एक मटर का पौधा लिया और उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने ठान लिया कि मैं बता के रहूंगा कि लक्षणों का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण किस प्रकार से जाते हैं। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागति गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान का सम्मिलित किया। अब देखो, मेंडल ने गणित और विज्ञान को दोनों क्या किया? मिश्रित करके और प्रयोग किए। क्योंकि मेंडल को गणित भी आती है, मेंडल को विज्ञान भी आती है। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि मेंडल वैज्ञानिक नहीं बनेगा। वैज्ञानिक बन रहा है ना मेंडल, देख लो। विभिन्न वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों को रिकॉर्ड रखा तथा गणना की, इससे उन्हें वंशागत लक्षणों के प्रतिपादन में सहायता मिली। अब देखो, प्रत्येक पीढ़ी के लक्षण को नोट किया और लिखा और देखा कि किस प्रकार से लक्षण आए, और उन सारे लक्षणों का अवलोकन करके और मेंडल ने बता दिया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं। तो थोड़ा पीछे बढ़ते हैं वापिस। तो मेंडल का योगदान की बात करते हैं। मानव लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ की संतति शिशु में स्थानांतरित करते हैं। अब आपको ध्यान रखना, यानी जो मानव है इसमें नर और मादा जब जनन की क्रिया करते हैं ना, जनन की क्रिया यानी दोनों मिलके संतान उत्पत्ति करेंगे, ये ध्यान रखना। यानी नर और मादा जब जनन की क्रिया करेंगे तो नर और मादा दोनों से जो आनुवंशिक पदार्थ है वो संतति में क्या होंगे? स्थानांतरित होंगे। ये ध्यान रखना। बस लक्षण दोनों से आएंगे, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि आपको बताइए, नर और मादा दो भाग लेते हैं, दो जीव। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं, फिर भी संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा? अब देखो, हमें संतति में दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो माता और पिता। तो दोनों में से लक्षण कौन से दिखाई देंगे, परिलक्षित होंगे? ये ध्यान रखना। मेंडल बॉक्स में देखिए, इस प्रकार की वंशागति कुछ अन्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा, जो उसके लगभग एक शताब्दी से पहले किए गए थे। एक शताब्दी पहले की बात हो रही है। तो कब की बात है? मेंडल जन्म 1822 में लिया। 1884 क्या जन्म लेते ही मेंडल ने खोजबीन स्टार्ट कर दी क्या? नहीं, बीच में 1884 तक मेंडल की है वो मृत्यु हो जाती है। तो 1822 में जन्म होता है, 1884 में 1884 के अंदर मेंडल की मृत्यु हो जाती है।